जिस तरीके से आप किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचते हो, जैसे आप सोडियम का खींचते हो 1s2 2s2 2p6, इसी तरीके से आपसे कोई भी अणु दे दिया जाएगा, N2 अणु, O2 अणु, और आपसे कहा जाएगा कि उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचें। पहले टाइप का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हाल में आपके सेकेंड ग्रेड में भी आया था और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन MOT पर जो पूछा जाता है वो बंद क्रम पर पूछा जाता है कि ये अणु है, इसमें बंद क्रम कितना होगा, या ये अणु है, इसकी बंद लंबाई किसकी ज़्यादा होगी, बंद क्रम ज़्यादा किसका होगा, बंद ऊर्जा ज़्यादा किसकी होगी। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछ सकता है कि कौन सा अणु अनुचुंबकीय है और कौन सा अणु प्रतिचुंबकीय है। ये 3 तरह के क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। तो अपन पढ़ेंगे शुरू में डिटेल में, और फाइनली 10 मिनट का निचोड़ होगा जो एग्जाम पर्पज से आपको याद करना है। तो हेडिंग डालेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। हिंदी में बोलते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, और आप सब जानते हैं इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दी है हुंड और मुलिकन ने। तो फर्स्ट पॉइंट गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन, हुंड व मुलिकन, हुंड व मुलिकन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इस थ्योरी के अंदर क्या होगा। जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए परमाणु है हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन खींचते हो 1s1, आप कहते हो कि परमाणु के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, परमाणु के अंदर परमाणविक कक्षक मिलते हैं। उसी तरह ये थ्योरी कहेगी कि जो अणु हैं उनके अंदर क्या मिलेंगे, एटॉमिक, और जिस तरीके से परमाणु में परमाणविक कक्षक मिलेंगे, ये थ्योरी कहेगी कि उसी तरीके से अणु के अंदर क्या मिलेंगे, आणविक कक्षक मिलेंगे। जिस तरीके से आप कहते हो कि परमाणु के अंदर, जैसे आप कहते हो कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें s एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसी तरीके से बात होगी कि जिस तरीके से परमाणुओं में परमाणविक कक्षक होता है, उसी तरीके से अणुओं में कौन सा कक्षक होता है, आणविक कक्षक होता है। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ सबसे ज़्यादा होगी, तो आप कहते हो कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है फलाना इलेक्ट्रॉन फलाने कक्षक में मिलेगा। उसी तरीके से किसी भी अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो सबसे ज़्यादा संभावना होगी वो किस में होगी, आणविक कक्षक में होगी। तो अब ये धीरे धीरे समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट सबने लिखा, MOT थ्योरी किसने दी है, हुंड और मुलिकन ने। अब ये MOT थ्योरी आई क्यों, क्योंकि कुछ VBT में कमियां रही। तो हेडिंग डालेंगे VBT की कमियां, कि कुछ कमियां रह गई, कुछ लिमिटेशंस थी VBT की, कुछ कमियां रही VBT की। उसके कारण बाद में कौन सी थ्योरी आती है, MOT थ्योरी आती है, जो VBT की कमियों को क्या करती है, दूर करती है। तो VBT की कमियां, इसमें पहला पॉइंट, VBT ये मानती है कि जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो प्रतिचुंबकीय है। VBT ये मानती है कि जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो प्रतिचुंबकीय है। लेकिन प्रायोगिक रूप से देखा जाता है कि ऑक्सीजन गैस प्रतिचुंबकीय नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन गैस कैसी है, अनुचुंबकीय है। तो आखिरकार ऑक्सीजन गैस अनुचुंबकीय क्यों है, इस चीज का एक्सप्लेनेशन कौन सी थ्योरी करती है, MOT थ्योरी करती है। VBT के अनुसार तो जो ऑक्सीजन गैस है वो प्रतिचुंबकीय है। कैसे है, VBT तो ये कहती है कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस ऑक्सीजन के बीच में जो ये दो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन तो अति व्यापन से होता है। हमारे VBT के अनुसार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p4। अकॉर्डिंग टू VBT के अनुसार तो ये स्थिति है। VBT के अनुसार तो ये है कि एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है। इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हम पढ़ चुके हैं कि VBT ये कहती है कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है,
सहसंयोजक बंध का निर्माण अति व्यापन से होता है और अति व्यापन के अंदर वो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं। अब इस ऑक्सीजन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल और इस ऑक्सीजन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, जिनके कारण बॉन्ड बनेगा। इस ऑक्सीजन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और उनके कारण बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। वीबीटी यह कहती है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाद में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अगर आप वीबीटी के अनुसार देखें तो ऑक्सीजन जो अणु है वो आपका कैसा होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात। लेकिन होता क्या है, जब हम प्रायोगिक करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ऑक्सीजन गैस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबक उस ऑक्सीजन गैस को प्रतिकर्षित नहीं करती, बल्कि वो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबक अपनी तरफ ऑक्सीजन गैस को आकर्षित करती है। इस तरीके से पता लगता है कि ऑक्सीजन गैस प्रतिचुंबकीय नहीं है, बल्कि कैसी है, अनुचुंबकीय। और इसकी व्याख्या कौन सी थ्योरी करती है, एमओटी थ्योरी करती है। तो फटाफट एक लाइन में लिखेंगे, वीबीटी के अनुसार O2 प्रतिचुंबकीय है। वीबीटी के अनुसार O2 प्रतिचुंबकीय है, जबकि प्रायोगिक रूप से O2 अणु अनुचुंबकीय है। जबकि प्रायोगिक रूप से O2 अणु अनुचुंबकीय है। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि वीबीटी की पहली सबसे बड़ी कमी यही थी कि वीबीटी ये मानती है कि जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो कैसी है, प्रतिचुंबकीय है, लेकिन वास्तविक रूप में ऑक्सीजन गैस प्रतिचुंबकीय नहीं है, कैसी है, अनुचुंबकीय है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अब जो वीबीटी थी ना वो ये नहीं बता पाई थी कि कौन सा अणु ज्यादा स्थायी है और कौन सा अणु कम स्थायी है। वीबीटी ये नहीं बता पाई थी कि H2 अणु ज्यादा स्थायी है या H2 प्लस आयन ज्यादा स्थायी है। वीबीटी अणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करती। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करती। वीबीटी की दूसरी कमी ये थी कि वो ये नहीं बताती कि कौन सा मॉलिक्यूलर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल्स कम स्टेबल होगा। वो अणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करती। तो सेकंड पॉइंट, अणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करती, अणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करती। तीसरा पॉइंट, जो हमारी वीबीटी है वो तो तीन तरह की बॉन्डों की बात करती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हमने पढ़ा था वीबीटी ये कहती है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल बंध, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो डबल बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड। वो ऐसे मानती है कि जो बंध क्रम है वो 1, 2, 3 होता है। लेकिन एमओटी ये कहती है कि कुछ अणुओं का जो बंध क्रम है वो भिन्नात्मक भी होता है। जैसे H2 प्लस है, H2 जब वेपर स्टेज में होगी, वाष्प प्रावस्था में होगी, तो H2 प्लस का जो बंध क्रम है वो 1 ना होकर आधा हो जाता है। तो ये जो वीबीटी है वो भिन्नात्मक बंध क्रमों को नहीं समझाती। वो ये नहीं समझाती कि कुछ अणुओं के अंदर बंध क्रम आधा भी होता है, 1.5 भी होता है, इस तरह के बंध क्रम को वो नहीं समझाती। तो तीसरा पॉइंट, वीबीटी की कमी यही है कि भिन्नात्मक बंध क्रम को नहीं समझाती, भिन्नात्मक बंध क्रम को नहीं समझाती। भिन्नात्मक बंध क्रम को नहीं समझाती। जो आपका फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है उसको आपकी एमओटी नहीं समझाती कि कुछ अणुओं के अंदर किस तरीके से भिन्नात्मक बंध क्रम मिलता है, इसको वीबीटी नहीं समझाती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमओटी की क्यों आई, क्योंकि वीबीटी में कुछ कमियां रही हैं। वीबीटी ऑक्सीजन गैस अनुचुंबकीय क्यों है इसको एक्सप्लेन नहीं करती। वीबीटी आपको ये नहीं बताती कि कौन सा अणु ज़्यादा स्थायी है, कौन सा अणु कम स्थायी है। और वीबीटी सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करती है, वो कहीं भी भिन्नात्मक बंध क्रम के बारे में बात नहीं करती। और वो वीबीटी भिन्नात्मक बंध क्रम को भी नहीं समझाती। इसीलिए जो आपकी कौन सी थ्योरी आती है, एमओटी थ्योरी। और एमओटी थ्योरी को जो साइंटिस्ट देता है वो आपको पता है हुंड और मूलिकन देता है। अब लिखो एमओटी के महत्वपूर्ण बिंदु, एमओटी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु।
मेन पॉइंट्स ऑफ एमओटी, मेन पॉइंट्स ऑफ एमओटी, एमओटी के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु, समझ में आ गया होगा। पहला बिंदु, पहला बिंदु ये कहता है कि जिस तरीके से परमाणु में परमाणविक कक्षक होते हैं, उसी तरीके से ये कहता है अणु के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। जिस तरह से एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे आप कहते हो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर s एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसी तरीके से H2 अणु के अंदर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो पहला पॉइंट, जिस तरह से परमाणु में परमाणविक कक्षक होते हैं, जिस तरह परमाणु में परमाणविक कक्षक होते हैं, उसी तरह अणु में आणविक कक्षक होते हैं, उसी तरह अणु में आणविक कक्षक होते हैं। समझ में आया कि जिस तरह परमाणु में परमाणविक कक्षक होते हैं, उसी तरह अणु में आणविक कक्षक होते हैं। अब आप परमाणविक कक्षक एटॉमिक में, परमाणविक कक्षक एटम्स में कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं? तो हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु के अंदर ये परमाणविक कक्षक होते हैं s, p, d और f ऑर्बिटल, ये पढ़ा था। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, लिखते चलें। जिस तरह से एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं s, p, d, f, उसी तरीके से इस मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, उनके नाम होंगे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार एक्सेट्रा। इस तरह से जैसे आपने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नाम क्या होते हैं, s परमाणविक कक्षक, p कक्षक, d कक्षक, f कक्षक, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम है सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार एक्सेट्रा। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है वो मोनोसेंट्रिक होता है। मोनोसेंट्रिक का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही नाभिक होगा। भाई हाइड्रोजन जो परमाणु है, परमाणु के अंदर हमें पता है ये जैसे हाइड्रोजन परमाणु है तो परमाणु के अंदर एक ही नाभिक होगा ये, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे कक्षकों में वो एक ही नाभिक के द्वारा आकर्षित होंगे। इसीलिए मैंने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक केंद्र की होते हैं, यानी हर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर एक नाभिक मिलता है। लेकिन आपको पता है ये परमाणविक कक्षक आपस में सहयोग करेंगे या परमाणु आपस में सहयोग करेंगे और अणु बनेगा। और आपने कहा जिस तरह से परमाणु में परमाणविक कक्षक होते हैं उसी तरीके से अणु के अंदर क्या होंगे, आणविक कक्षक होंगे। इस तरह से जैसे सपोज करो ये हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और इस तरीके से आपका H2 अणु बनेगा। तो ये जो H2 अणु होता है, ये जो H2 अणु के अंदर जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जैसे आपने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होते हैं, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक ही नाभिक के द्वारा आकर्षित होंगे। अब H2 अणु के अंदर तो आपको पता है इस हाइड्रोजन का नाभिक भी आ जाएगा, इस हाइड्रोजन का नाभिक भी आ जाएगा H2 अणु में। तो H2 अणु या कोई भी अणु पॉलीसेंट्रिक होता है। पॉलीसेंट्रिक का मतलब यह है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक ही नाभिक आकर्षण नहीं लगाएगा, बल्कि बहुत सारे नाभिक क्या करेंगे, आकर्षण लगाएंगे। यहाँ तो क्या होता है,
हमें पता है हाइड्रोजन है, इसमें एक ही नाभिक है, तो एक ही नाभिक तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। लेकिन इस अणु के अंदर हमें पता है खूब सारे परमाणु हैं, और खूब सारे परमाणु हैं तो उनके खूब सारे नाभिक होंगे, और वो सारे के सारे नाभिक क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलेगी। यही कारण है कि परमाणु से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, अणु होता है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स परमाणविक कक्षक मोनोसेंट्रिक होते हैं। परमाणविक कक्षक मोनोसेंट्रिक होते हैं, जबकि आणविक कक्षक पॉलीसेंट्रिक होते हैं, बहुकेंद्र की, और ये एक केंद्र की। वापस बोल रहा हूं, परमाणविक कक्षक एक केंद्र की होते हैं, जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्र की होते हैं। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट समझ लो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होंगे और ये इस तरीके से अणु बनाएंगे। तो वास्तव में अणु बनता कैसे है? इस हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। समझ में आया? इस हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, इस हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, और परिणाम स्वरूप अणु का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अभी अभी मैंने कहा कि अणु के अंदर आणविक कक्षक होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि H2 अणु कैसे बना, तो आपने कहा इस हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हुए, उसके परिणाम स्वरूप इस अणु के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होकर इस अणु के अंदर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। भाई हमारा प्रश्न यही तो है, आप ये कह रहे हो कि इस अणु के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, आप यही तो कह रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि परमाणु के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। अब हमारा प्रश्न यही तो बना, इस अणु में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? तो आप ये कहोगे ये जो समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब ये आपस में कंबाइंड होते हैं, और ये जो समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, और उनसे क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जितने परमाणविक कक्षक सहयोग करते हैं, जैसे यहां कितने परमाणविक कक्षक सहयोग कर रहे हैं, 2, तो इस अणु में आणविक कक्षक भी कितने बनेंगे, 2। जितने परमाणविक कक्षक सहयोग करते हैं अणु में उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। जितने परमाणविक कक्षक सहयोग करते हैं अणु में, उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। जैसे मान लो ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में सहयोग कर रहे हैं, आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं, तो इस अणु के अंदर 2 ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी जितने परमाणविक कक्षक सहयोग करते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बदलेंगे जिनका एनर्जी लेवल लगभग कैसा होता है, समान होता है। यानी जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होगा तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मान लो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल अगर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड हुआ तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइंड हो रहे हैं इनकी एनर्जी समान होनी चाहिए या लगभग समान होनी चाहिए। वही एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, इनको समझाने के लिए जो मेथड है उसे बोलते हैं LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल विथ, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। लिखे LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। देखो ये मेथड क्या कहता है, ये कहता है जैसे ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। ये हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एटम के साथ सहयोग करता है
और आपको पता है क्या बनेगा, आगे चलकर H2 अणु बनेगा। तो सीधी सी बात है, ये दोनों एटम आपस में सहयोग करेंगे तभी तो अणु बनेगा। अब वास्तव में एटम सहयोग नहीं करते, एटम के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो सहयोग करते हैं। मान लो इसका है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और ये है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में सहयोग करते हैं। अब वास्तव में क्या होता है, यहां एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव माना जाता है। वास्तव में हम ये कहते हैं ना, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। आप ये कह रहे हो ये हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एटम्स के पास आ रहा है, वास्तव में ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास आते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी नहीं, वेव्स पास आती हैं। क्या आती है पास? वेव्स। यानी ये जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये वास्तव में एक वेव्स है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साई ए से, और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये भी एक वेव्स है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साई बी से। समझ में आ गई बात? अब वास्तव में आप ये कह रहे हो कि ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हो होता क्या है, इस हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, इस हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, और आप खुद ही कह रहे हो कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये वास्तव में वेव्स होती हैं। अब आप सबने पढ़ा है कि वेव्स दो तरह से सहयोग कर सकती है। मान लीजिए एक वेव्स ऐसी है, एक वेव सेरी और दूसरी वेव सेरी। इस वेव्स को मैंने रिप्रेजेंट किया साई ए से और इस वेव्स को मैंने रिप्रेजेंट किया साई बी से। अब आप सबने फिजिक्स में पढ़ा है, जब तरंगे समान कला में हो, इस समय दोनों तरंगे समान कला में है। जब तरंगे समान कला में होती है तब रचनात्मक व्यतिकरण होता है। रचनात्मक का मतलब ये प्लस इसके साथ जुड़ जाता है इस तरह से, और एक बड़ी लोब्स बन जाए इस तरह से। इसका मतलब मैंने कहा ये ए साई ए और साई बी, फाइनली जो साई बनेगा वो किसके बराबर होगा? साई ए प्लस साई बी। दूसरी स्थिति ये होती है जब तरंगे विपरीत कला में हो। अब हम ऐसा करते हैं, विपरीत कला में कुछ नहीं करते या माइनस लगा देते हैं। इसका मतलब तो है कि मुझे तरंग फलनों का योग करना है। दोनों तरंगे समान कला में है तो मुझे तरंग फलनों का योग करना है, और इस समय मुझे तरंग फलनों का क्या करना है? घटाव करना है। प्लस में से प्लस घटेगा, माइनस में से माइनस घटेगा, फाइनली ये स्थिति हो, ये वाली स्थिति। यहां साई बराबर साई ए माइनस साई। समझे? वापिस अब इस सारी बात को समझेंगे। अब हम बोलते हैं, हमने ये कहा कि एमओटी थ्योरी ये कहती है कि जितने परमाणविक कक्षक सहयोग करते हैं इस अणु में उतने ही आणविक कक्षक बनेंगे। हमने अभी भी कहा कि एलसीओ मेथड ये कहता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के पास आते हैं तो ये वास्तव में एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेव्स हैं। एक वेव को मैंने रिप्रेजेंट किया साई ए, दूसरी वेव को मैंने रिप्रेजेंट किया साई बी से। अब जब ये दो तरंगे एक दूसरे के पास आती है ना, तो इन तरंगों में दो चीजें होती हैं। एक बार इनमें संपोषी व्यतिकरण होता है और एक बार इनमें विनाशी व्यतिकरण होता है। जब तरंगे इसकी तरंग और इसकी तरंग, यानी देखो अजम्पशंस है सब सारी की सारी चीजें, ये वेव और ये वेव जब आपस में कंबाइंड होती हैं, जब ये वेव और ये वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो ये वेव्स दो तरह से ओवरलैपिंग करती हैं। एक बार तो क्या होता है? तरंग फलनों का योग होता है। जैसे इसकी तरंग फलन और इसकी तरंग फलन, साई ए और साई बी को हम तरंग फलन कह रहे हैं, इसकी तरंग फलन का योग होता है। जब तरंग फलनों का योग होता है तो उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसे बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब तरंग फलनों के घटाव से
तरंग फलनों के घटाव से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सीधी सी बात है, आईएलसीओ मेथड ये कहता है कि जैसे ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो इस अणु के अंदर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो तो कैसे बनेगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल हम ये मानेंगे कि ये दोनों तरंगे समान कला में है। ये दोनों तरंगे जब समान कला में होंगी तो उस स्थिति में इनके तरंग फलनों का योग होगा, और तरंग फलनों के योग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और ये जो बनेगा वो तरंग फलनों के घटाव से बनेगा, उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। होता क्या है, जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें आधे तो बॉन्डिंग बनेंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। ये वाला है सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग वाला बना, ये वाला कैसा बनेगा सिग्मा स्टार 1s, ये वाला कैसा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक बार आप इसको उतार, एक बार उतार, और लिखेंगे नोट हेलो, और लिखेंगे नोट करके लिखेंगे बीएमओ का निर्माण, बीएमओ का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ का निर्माण तरंग फलनों के योग से, बीएमओ का निर्माण तरंग फलनों के योग से, वह एबीएमओ का निर्माण तरंग फलनों के घटाव से होता है। वह, वापस बोल रहा हूं, बीएमओ का निर्माण तरंग फलनों के योग से और एबीएमओ का निर्माण तरंग फलनों के घटाव से होता है। यानी जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल से एक दूसरे के पास आते हैं, जब ये वेव से एक दूसरे के पास आती है, तो एक बार तो इन वेव्स में संपोषी व्यतिकरण होता है और एक बार इन वेव्स में विनाशी व्यतिकरण होता है। जब संपोषी व्यतिकरण होता है या रचनात्मक व्यतिकरण होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, और जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। इसी चीज को मैंने डायग्राम से बताया है, देखो 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 दो ये बता रखा, ये साई ए क्या है, एक्चुअल में तरंग का आयाम है, ये साई बी तरंग का आयाम है। इन दोनों, इस समय दोनों तरंगे समान कला में हैं, इन दोनों का एडिशन हुआ, एडिशन पर ये और ये एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़ी वेव्स हो गई, ये और ये एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़ी वेव्स हो गई, ये और ये एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़ी वेव्स हो गई। इस समय हम कहेंगे कि तरंग फलनों का योग होता है, और जब तरंग फलनों का योग होता है तो उस दौरान कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इसके विपरीत अगर तरंग फलनों का घटाव होता है तो क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जैसे देखो ये, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। अब समझना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। एक ग्राफ बता रहा हूं जो पहले 12th की बुक में हुआ करता था। ये वेव्स यहां पर तरंग फलन में बता रहा हूं साई ए, और ये जो दूसरी वेव्स है, या आप ऐसा कर लें, ये है साई ए
और ये है साई बी, समझाने के लिए ये साई ए और ये साई बी। एक बार देखें, समझाता हूं, देखो क्या कहना चाहूँ। एक बार इसको वापस बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अति व्यापित होते हैं इस तरीके से, और H2 अणु का निर्माण होता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ये वीबीटी के अनुसार। ये ए एटम है और ये आपका बी एटम का न्यूक्लियाई है। ये ए एटम मान लिया मैंने, ये मैंने बी एटम मान लिया, ये ए एटम, ये बी एटम, इस तरह से, और ये ए एटम और ये बी एटम, और इनके बीच में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये देखना, ये ए का न्यूक्लियस है, ये बी का न्यूक्लियस है, और इन दोनों के बीच में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस तरह से। ये है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ये ग्राफ किसके अकॉर्डिंग बनाया मैंने? वीबीटी के अनुसार। यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता दोनों नाभिकों के कहां पर है? बीच में है। अगर मैं बात करूं, एक वर्ड होता है साई, इसे तो आप बोलते हो तरंग फलन, और ये जो साई ए स्क्वायर होता है, साई स्क्वायर, ये आपको बताता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। वीबीटी के अनुसार इसका तरंग फलन साई ए, इसका तरंग फलन साई बी, और इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जो होगी वो होगी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। एक बार थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें ग्राफ में, एक बार कोशिश करेंगे। देखो मैं अब समझाता हूँ। पहले मैं बीएमओ की बात बनता हूँ। साई बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साई बीएमओ कैसे बनेगा? अभी अभी आपने कहा तरंग फलनों के योग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। आपने कहा तरंग फलनों के योग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। हमने ये कहा कि तरंग फलनों के योग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब मुझसे पूछा जाए, ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है साई स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इधर भी स्क्वायर करूं और इधर भी स्क्वायर करूं, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूं, तो ये चीज इस तरह से आएगी। साई स्क्वायर बराबर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। बड़ा अटपटा लग रहा है, क्या मतलब है? सुनो, आपने कहा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर सबसे ज्यादा परमाणविक कक्षक में होती है। उसी तरीके से अणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता आणविक कक्षक में होती है। अब मुझसे पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता किस में ज्यादा होगी? आणविक कक्षक में। आणविक कक्षक भी दो तरह के हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। अगर आपसे कहा जाए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो आपने कहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? साई ए माइनस साई बी। अभी अभी आपने कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन तरंग फलनों के योग से होता है,
और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन तरंग फलनों के घटाव से होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इधर भी स्क्वायर होगा। अब आप सब जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सारी चीजें समझ लो। हमसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता किसमें ज्यादा होगी, तो आप कहते हो कि अकॉर्डिंग टू मैं वीबीटी कहूं, ये आपका मॉलिक्यूल्स बना अकॉर्डिंग टू वीबीटी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होता है। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इस तरह से कंबाइंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यहां सबसे ज्यादा होगी, तो यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता किसके बराबर होगी, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर के बराबर। समझ में आ रहा है? जबकि आपने कहा जबकि एमओटी थ्योरी क्या कहती है कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कैसे होता है, तरंग फलनों के योग से, साई ए प्लस साई बी से। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कैसे होता है, साई ए माइनस साई बी से। अब किसी आणविक कक्षक में मुझे ये पता लगाना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो किसी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अगर प्रायिकता का पता लगाना होता है तो मुझे साई का स्क्वायर करना होगा। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। भाई ये साई ए और ये साई बी दोनों कंबाइंड हो गए, तो इस अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अकॉर्डिंग टू वीबीटी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। लेकिन अकॉर्डिंग टू एमओटी हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। आप कहोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तरंग फलनों के योग से होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर तरंग फलनों के घटाव से होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप दोनों तरफ आप करोगे साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। इसका मतलब यह है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तुलना में 2 साई ए साई बी ज्यादा होती है। जैसे इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता केवल साई ए स्क्वायर होगी, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता साई बी स्क्वायर होगी। लेकिन जो इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा 1s और जो इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा स्टार 1s, तो इस सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि ये साई ए प्लस साई बी से मिलकर बना है, तो आप ये कहोगे इसके अंदर इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी के बराबर होगी। यही कारण है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता परमाणविक कक्षकों की तुलना में ज्यादा होती है। ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी है और अकॉर्डिंग टू एमओटी ये ग्राफ इस तरह से आता है। अकॉर्डिंग टू एमओटी इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें 2 साई ए साई बी जुड़ जाता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम क्यों होगी, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, 2 साई ए साई बी। एक बार इसको उतारें, फिर मैं नोट की फॉर्म में लिखा रहा हूँ, ग्राफ वगैरह कोई नहीं पूछेगा, लास्ट में एक नोट लिखेंगे नोट करके जो मैं बोल रहा हूँ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अधिक होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अधिक होती है। समझ में आ गया होगा? मैंने वापिस एक बार हल्का सा रिपीट करता हूं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, तरंग फलनों के योग से। किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होगी, तो किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता साई स्क्वायर पे डिपेंड करती है। साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ प्लस 2 साई ए साई बी आता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता
साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी है। समझ में आ गई बात? कम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अब लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुछ नहीं, इतनी सी बात है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस तरीके से परमाणु के अंदर s, p, df ऐसे परमाणविक कक्षक मिलते हैं, उसी तरीके से अणु के अंदर दो तरह के आणविक कक्षक मिलेंगे। एक मिलेगा सिग्मा आणविक कक्षक, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होगा? जैसे मान लो ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड हो रहा है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, जब SS अतिव्यापन होता है, S परमाणविक कक्षक S परमाणविक कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहां एक्चुअल में ये जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वास्तव में वेव्स हैं, और यहाँ तरंग फलनों का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। और तरंग फलनों के योग से अभी अभी आपने कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इस तरह से ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसमें दोनों नाभिक इधर आ गए और बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सिग्मा 1s। अगर सपोज करो, मैंने कहा ना 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वास्तव में ये तरंगे एक दूसरे के पास आ रही है। एक बार तो तरंगों में संपोषी व्यतिकरण होता है और एक बार तरंगों में विनाशी व्यतिकरण होता है। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये तरंग फलनों का योग हो रहा है। अगर मैं दूसरी स्थिति बताऊं तो उसके अंदर तरंग फलनों का घटाव होगा इस तरह से। और उसके अंदर ये स्थिति। ये सिग्मा स्टार 1। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं, 1s से कंबाइंड होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता दोनों नाभिकों के बीच में होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता दोनों नाभिकों के बीच में नहीं बल्कि दोनों नाभिकों के साइड में होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो ये वाली जो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता नहीं है, इसे हम नोडल प्लेन कहते हैं। उतारें एक बार। ठीक है, पहला केस। दूसरा, अगर पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, ये पीजेड, जैसे अपन 2pz की बात करेंगे आगे चलकर, और ये pz एटॉमिक ऑर्बिटल, अब मुझे पता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बार तो ये दोनों तरंगे समान कला में है, प्लस प्लस के साथ जुड़ रहा है, तरंगे समान कला में है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इस तरह से, टॉफी शेप। ये दोनों के नाभिक हो गए, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, इसे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा pz, क्योंकि आपको पता है जब आने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइंड हो रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से जेड एक्सिस से आते हैं, तो उस समय हम पहले ही पढ़ चुके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर यहाँ माइनस होता
स्थिति यही होती। इस तरह से तो आप कहते हैं तरंग फलनों का घटाव हो रहा है, और तरंग फलनों का जब घटाव होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इस तरह से। टीटी शेप। ये सिग्मा स्टार पी जेड, ये प्लस प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता। सिग्मा स्टार पी जेड में 3 नोडल प्लेन मिलेंगे, एक ये और एक ये। एक बार यहां तक बना, ये मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बता रहा हूं कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो नोडल प्लेन मिलते ही है। ये जो सिग्मा स्टार एस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें एक नोडल प्लेन मिलता है, और ये जो पी जेड वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी अपन बनाएंगे सिग्मा स्टार 2 पी जेड, इसमें सबसे ज़्यादा 3 नोडल प्लेन मिलेंगे। ये जो प्लस होता है ना, प्लस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। अभी मैंने कहा था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी भी कम होती है, इसीलिए वो नीचे बनाए जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता दोनों नाभिकों के बीच में होती है। तो दोनों नाभिक क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचते हैं, या ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये दो नाभिकों के द्वारा आकर्षित होती है, और जितना ज़्यादा आकर्षण होता है एनर्जी उतनी रिलीज होती है। यही कारण है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखोगे तो दोनों नाभिक एक दूसरे के पास आते हैं, नाभिक के बीच में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होगा तो आपको पता है एनर्जी बढ़ती है। यही कारण है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जब 1s के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। 2s के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। 2pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो एक सिग्मा 2pz और एक सिग्मा स्टार 2pz बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये। इसी चीज़ को मैं एक डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले ये वाली स्थिति यहां बताने की कोशिश किया, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। एमओटी थ्योरी कहती है कि अगर 2 परमाणविक कक्षक सहयोग कर रहे हैं तो 2 आणविक कक्षक बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। सिग्मा 1s बॉन्डिंग है और बाकायदा दिखा रखा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रखी है कि दोनों नाभिकों के बीच में होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बॉन्डिंग है सिग्मा 1s। ये तरंग फलनों के योग से बनेगी, और ये आप सबको पता है ये तरंग फलनों के घटाव से बनेगा। और बाकायदा ये सिग्मा 1s ये सिग्मा स्टार 1s, और बाकायदा बता रखा है ये 2 नाभिक हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो ये वाली जो स्पेस है ये नोडल तल है, और जो इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलता है वो दोनों नाभिकों के बीच में नहीं मिलता बल्कि दोनों नाभिकों के एक तरफ मिलता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मतलब ये जो मैंने बोला वो सारी चीज़ें इसके अंदर डायग्राम में दिखा रखी है। कैसे हमने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं, एक बार तरंग फलनों का योग होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एस के साथ जब अतिव्यापित होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कहा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों नाभिकों के बीच में होती है। अभी कहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों नाभिकों के बीच में नहीं बल्कि नाभिकों के साइड में होती है। ये दिखा रखा व्हाइट वाला। इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2 नाभिकों के द्वारा आकर्षित होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। यही कारण है बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होता है। इसी तरीके से आप एक और ग्राफ देखें, ये वाली चीज़ वापस मैंने बताने की कोशिश की है। अभी कहा पीजेड दोनों जेड एक्सिस से आ रहे हैं,
और जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपको पता है जेड एक्सिस से आते हैं तो सिग्मा बनता है। 2pz के साथ जब ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बार तरंग फलनों का योग हो रहा है ये रहा, और एक बार यहाँ डायग्राम को चेंज कर दिया, इसने तरंग फलनों का घटाव कर रखा है, इसको चेंज कर दिया, जैसे प्लस के साथ प्लस रखा, यहाँ प्लस के साथ इसने क्या दिखा दिया माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तरंग फलनों का योग है, ये तरंग फलनों का घटाव है। यहाँ दोनों तरंगे समान कला में हैं और यहाँ तरंगे विपरीत कला में है, प्लस वाले के साथ माइनस वाला जुड़ रहा है। जब तरंगे समान कला में होती है तो संपोषी व्यतिकरण होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं सिग्मा 2pz और ये आपका सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ मैंने कहा ये जो बड़ी लोब होती है ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बता रही है। यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से दोनों नाभिकों के बीच में, ये वाली। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो नोडल प्लेन कितने मिल रहे हैं, 2 टॉफी शेप वाले। इसके अंदर अगर आप देखोगे ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बड़ी पॉली बता रही है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता दोनों नाभिकों के बीच में है बॉन्डिंग में, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता दोनों नाभिकों के साइड में है। और अभी अभी कहा था सिग्मा स्टार 2pz के अंदर मुझे कितने नोडल प्लेन मिलेंगे, ये 3 नोडल प्लेन मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ डायग्राम से सारी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार आप लोग बता दें आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सभी लोग बेटा लाइव वो क्या कहते हैं एक बार कमेंट्स में बता दें बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। थोड़ा डायग्राम वगैरह से अच्छे से समझ में आ जाता है बेटा, इसीलिए बना रहे हैं और कुछ ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब कब बनेंगे। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर सपोज करो 2px वाला एक 2px एटॉमिक ऑर्बिटल है और वो 2px एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड हो रहा है, या ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है 2py वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइंड हो रहा है। तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक बार तो तरंग फलनों का योग होगा इनके और एक बार तरंग फलनों का घटाव होगा। अगर इस समय आपको दिख रहा है कि जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं इसमें इस समय जो ओवरलैपिंग होगी वो समाक्ष ना होकर समपार्श्विक होगी, और हमें पता है जब समपार्श्विक अतिव्यापन होता है इस तरह से पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। इस तरीके से इसके अंदर पॉसिबिलिटी बनेगी। पाई 2px और अगर 2py कंबाइंड होंगे तो पाई 2py। ये तो तरंग फलनों के योग से, और अगर यहां माइनस लगा होगा तो ये स्थिति हो जाएगी। ये आपका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुल मिलाकर बात ये निकल के आई, अगर px वाले के साथ अतिव्यापित होगा, अगर ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे px वाले तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक पाई 2px बनेगा और एक पाई स्टार 2px बनेगा। एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अगर ये 2py होते तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाते तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता, एक पाई 2py बनता और दूसरा क्या बनता, पाई स्टार 2py बनता। एक बार बना लो। इसमें बेटा 2 नोडल प्लेन है, ये रहा, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा। अभी डायग्राम से बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आए। बना
इसी चीज को एक बार डायग्राम से देख लें। देखिए ये यहां इन्होंने बता रखा है 2px और 2px। अब देखो दोनों में अंतर देखना। इस समय बता रखा है कि तरंगे समान कला में है, लाल के साथ लाल और नीले के साथ नीला, तरंगे समान कला में है। ये रहा, मान लीजिए ये 2px है और ये 2px है, इस समय तरंगे समान कला में है, तो एक बार संपोषी व्यतिकरण होगा। इस समय तरंग फलन है, मतलब तरंगे विपरीत कला में है, तो यहाँ विनाशी व्यतिकरण है। भाई ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरह से कंबाइंड होंगे, ये px है, ये 2px है, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर समान कला में है तब तो तरंग फलनों का योग होगा, तब तो आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और इस समय ये दिखा रखा है ये जो तरंग फलन है, ये जो वेव्स आ रही है, ये विपरीत कला में है, विपरीत कला में, और यहाँ बता रखा है ये समान कला में है। मैंने कहा ना जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं, तो वास्तव में दो वेव्स एक दूसरे के पास आती हैं। एक बार तो इनमें रचनात्मक व्यतिकरण होता है ये वाला, और एक बार विनाशी होता है। तो रचनात्मक व्यतिकरण से तो इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, और इसमें विनाशी व्यतिकरण से इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आप ध्यान से देखो, ये पाई है, ये पाई स्टार है, इसके अंदर आपको दो नोडल प्लेन दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी बनाए थे ना, ये मैंने ऐसे बनाए थे देखो, और कहा था एक नोडल प्लेन ये रहा और एक नोडल प्लेन ये रहा। उसी चीज को इसने बहुत अच्छे से दिखाया, एक नोडल प्लेन ये रहा और एक नोडल प्लेन ये रहा। इसने कहा जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनमें दो नोडल प्लेन मिलते हैं, और जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें केवल एक नोडल प्लेन, ये वाला जो मैंने यू बनाया था, ये नोडल प्लेन। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट चीज ये है, चाहो तो आप इनके पिक्स वगैरह ले लो, जिससे पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट चीज ये है, अगली चीज कि एमओटी में जो हमने पढ़ा उसके बाद कुछ फॉर्मूले आएंगे यहां पर। पहला फॉर्मूला आएगा किसी अणु का बंध क्रम निकालना। आपको कहा जाएगा ऑक्सीजन अणु का बंध क्रम निकालें, O2 अणु का बंध क्रम का मतलब O डबल बॉन्ड O, ये दो बंध क्रम है, N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N, बंध क्रम 3 है। तो किसी अणु का बंध क्रम निकालने का फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na/2। Nb का मतलब यह है कि जो आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं उनमें आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और Na का मतलब यह है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी भी अणु का अस्तित्व तभी संभव है जब Nb का मान Na से ज्यादा हो, तभी उस अणु का अस्तित्व संभव होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, तभी अणु का अस्तित्व संभव होगा। कुछ केस ऐसे आएंगे जिनमें Nb और Na बराबर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग में होंगे, तो उनका बंध क्रम 0 होगा। जैसे He2 अणु, तो हम पढ़ेंगे He2 अणु नाम का कोई अणु होता ही नहीं है, इसका मतलब हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। अभी आगे आएगा, इसमें Nb और Na बराबर होंगे, यानी जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे, तो इसका बंध क्रम कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहला फॉर्मूला बंध क्रम निकालने का फॉर्मूला Nb माइनस Na/2। दूसरी बात, जितना बंध क्रम होगा, जिस अणु का बंध क्रम ज्यादा होगा उसकी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी। मान लो किसी का बंध क्रम 1 आया, तो सीधी सी बात है सिंगल बॉन्ड तो आराम से टूटेगा। किसी का बंध क्रम 2 आया, डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जिसका बंध क्रम ज़्यादा आता है उसकी बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है,
वही स्टेबल ज़्यादा होता है। और बंद ऊर्जा और बंद लंबाई इन्वर्स चलते हैं, क्योंकि बड़ा चौक जल्दी टूट जाता है। जिसकी बंद लंबाई ज़्यादा होती है उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है। देखा भी होगा, बड़ा चौक जल्दी टूट जाता है, जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है वो जल्दी टूट जाता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दें तो फिर वो अणु अनुचुंबकीय होगा। आपसे पूछा जाए ये अणु कैसा है, तो आप उसकी एमओटी देखोगे। अगर आपको उसके आणविक कक्षकों के अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो वो अनुचुंबकीय है, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित दिख रहे हैं तो फिर वो कैसा होगा, प्रति चुंबकीय होगा। लिख लेंगे, एक बार लिख। अगला नोट लिखें, अगला नोट। अब देखो, कल हम इनके अंदर इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे वो सारी बात आएगी। नोट करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से, पाउली के नियम से, अफबाउ के नियम से भरे जाते हैं। कल जब हम हर अणु की एमओटी बनाएंगे तो मैं पहले कहूंगा कि पहले इलेक्ट्रॉन वहां भरना है जिनका एनर्जी लेवल कम है। इसका मतलब आपने अफबाउ नियम की पालना की। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से, पाउली के नियम से, अफबाउ के नियम से भरे जाते हैं। मैं किसी भी कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरूंगा तो मैं पाउली के नियम की पालना करूंगा। आगे चलकर कुछ संभ्रंश आणविक कक्षक आ जाएंगे तो मैं पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा और बाद में युग्मन करूंगा, तो मैं हुंड के नियम का भी पालन करूंगा। हाँ, यहाँ n+l नियम की बात नहीं होती। यहाँ n+l नियम नाम का कोई नियम नहीं होता। वो तो n+l नाम का नियम तो परमाणु संरचना में चलता है, अणुओं की संरचना में n+l रूल नहीं चलता। हाँ, आणविक कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आप इलेक्ट्रॉन भरोगे हुंड के नियम से, आप इलेक्ट्रॉन भरोगे पाउली के नियम से, आप इलेक्ट्रॉन भरोगे अफबाउ के नियम से। हाँ, n+l नियम इसमें लागू नहीं होता। कल हम बात करेंगे कुछ चीजें, जैसे देखो ऐसे होगा। एक बार थोड़ा मोटा मोटा देख लें, कल क्या पढ़ेंगे अपन। जैसे ये A परमाणु है, ये A परमाणु है और ये अणु है। सबसे पहले किसी भी परमाणु में आपको पता है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो अणु में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। SS अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होगा सिग्मा 1s और दूसरे वाले का नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। 1s के बाद नंबर आएगा 2s का, 1s2 2s2। मान लो 1s तो कंबाइंड हो ही रहे, साथ में 2s एटॉमिक ऑर्बिटल भी कंबाइंड हो रहे हैं, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल और कंबाइंड हुए तो फिर बनेगा सिग्मा 2s और फिर बनेगा सिग्मा स्टार 2s। फिर मान लीजिए अणु ऐसा है कि इसके अंदर 2p एटॉमिक ऑर्बिटल भी कंबाइंड हो रहे हैं, इस तरह से ये 2p। अब 2p के अंदर आपको पता है px भी होगा, py भी, pz भी, px भी, py भी और pz भी। तो कुल मिलाकर 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सबसे पहले pz के साथ जब कंबाइंड होगा तो हमने कहा था pz एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइंड होते हैं तो बनता है सिग्मा 2pz
और साथ में बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। px के साथ जब कंबाइंड होगा तो बनेगा पाई 2px और बनेगा पाई स्टार 2px। py वाले के साथ कंबाइंड होगा तो बनेगा पाई 2py और बनेगा पाई स्टार 2py। कल हम इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे और आगे चलकर फिर हम बात करेंगे। हाँ, इसमें 7-8 क्लास लगेगी MOT में, ठीक है। हाँ, इसमें 7-8 क्लास लगेगी बेटा, क्योंकि इसमें MSc वाला पोर्शन भी है, इसलिए 7-8 क्लास लगेगी।